हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। ट्रिपल सी के स्पेशल लेक्चर में हमने यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप इसे ज़रूर देखें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का जो नेक्स्ट सब टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लें, जिससे आप डेली के डेली लेक्चर का PDF अवेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने व्हाट इज़ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, लेक्चर नंबर 1 को। तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करना है, ये हमारा सिलेबस है। तो हमने व्हाट इज़ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट कर लिया है। तो जो हमारा आगे का टॉपिक है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। तो इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ इसकी लिमिटेशन को भी देखेंगे, इसकी लिमिटेशन क्या है। जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं ये हमारा डिटेल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पे स्किप नहीं होगा, सारे टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, सारे एक एक टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर में हम देखने से पहले देखते हैं कि जैसे कि कंप्यूटर क्या है। तो जो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, उसके हिसाब से मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हर व्यक्ति, जो भी इंसान है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, ये अपने हिसाब से कंप्यूटर का यूज़ करता है, उसको प्रयोग में लाता है। तो ये कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ही हम यूज़ में लाते हैं, हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो चलिए देखते हैं, इसकी सारी विशेषताओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे कंप्यूटर की पहली विशेषता है वो है स्पीड, यानी कि गति। स्पीड से हम क्या समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे छोटी कैलकुलेशन करनी हो तो चलो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन अगर बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी हो तो हम इजीली नहीं कर पाते हैं। तो और करते भी हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। जबकि कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। कंप्यूटर क्या करता है कि हमारी लार्ज जो कैलकुलेशन होती है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है, उसको सेकेंडों में कर लेता है। तो ये इसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। और जो इसकी स्पीड है ये हमारे प्रोसेसर पर डिपेंड करती है कि हमने कंप्यूटर को कौन सा प्रोसेसर प्रदान कर रखा है, यानी कौन सा प्रोसेसर दिया है, उसकी स्पीड क्या है। तो ये कंप्यूटर की स्पीड हो गई, एक हमारी पहली विशेषता हो गई। और अगर स्पीड मेज़र करना हो तो किस में मेज़र करेंगे, तो स्पीड हमारा हर्ट्ज़ में मेज़र किया जाता है। और इसकी जो स्पीड होती है प्रति सेकेंड या मिली सेकेंड में मेज़र कर सकते हैं, माइक्रो सेकेंड में भी मेज़र कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम कंप्यूटर की स्पीड नैनो सेकेंड में भी मेज़र करते हैं। आगे देखते हैं। तो कंप्यूटर की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब सटीकता। तो ये जो कंप्यूटर है हमारा पूरे एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है, कोई भी इसमें रॉन्ग रिजल्ट नहीं होता है। रॉन्ग रिजल्ट तभी होगा जब आप उसको गलत इंस्ट्रक्शन देंगे, तभी उसका रिजल्ट ही गलत आएगा। तो ये काफ़ी एक्यूरेट होता है, पूरी एक्यूरेसी के साथ काम करता है। तो ये हमारी दूसरी विशेषता है। कंप्यूटर द्वारा कभी कोई गलती नहीं की जाती, कंप्यूटर हमेशा सही रिजल्ट देता है, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी का पालन करता है। अगर हम उसको गलत इंस्ट्रक्शन देंगे तो गलत रिजल्ट देगा। तो जो इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी, एक्यूरेसी हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं।
कंप्यूटर की जो तीसरी विशेषता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालित। ऑटोमेशन से हम क्या समझते हैं, जैसे कि हमें कोई कार्य करना है तो हम किसी कार्य को कंप्लीट करने से पहले हम, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके बीच में हमने काफ़ी टाइम आराम कर लिया, तो ऐसा कंप्यूटर में नहीं है कि कंप्यूटर को हमने कोई वर्क करने के लिए दिया है तो करेगा कि 10 सेकंड तक काम करेगा, उसके बाद 1 आवर तक आराम करता रहे, ऐसा कुछ नहीं। वो एक ऑटोमेशन है। जैसे हमने कंप्यूटर को कोई काम दे दिया, जैसे एग्जांपल के लिए हमें प्रिंट करना है, तो मान लीजिए हमको 10 पेज प्रिंट करना है, तो हमने कंप्यूटर को कमांड दे दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि पहले पेज से लेकर 10 पेज तक जब तक प्रिंट नहीं कर देता तब तक वह कार्य करता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो ये होता है ऑटोमेशन। तो ये हमारी जो तीसरी विशेषता हो गई ऑटोमेशन। आगे चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर की जो चौथी विशेषता है वो है परमानेंट स्टोरेज। जो भी हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना हो तो इसमें कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है जिसमें जो भी डेटा स्टोर होता है एक परमानेंट स्टोरेज उसका होता है, वो स्टोर हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये इरेज होने का बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक कंप्यूटर की जो चौथी विशेषता है एक परमानेंट स्टोरेज एक विशेषता है इसकी। आगे चलते हैं, जो कंप्यूटर की पांचवी विशेषता है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कंप्यूटर में हम जो भी डेटा स्टोर कर सकते हैं लार्ज फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज भी होता है और इंटरनल स्टोरेज भी होता है। जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, इसके थ्रू हम लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर की पांचवी विशेषता। आगे चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर की जो छठी विशेषता है वो होता है फास्ट रिट्रीवल। फास्ट रिट्रीवल का मतलब क्या होता है, जैसे हमें कोई डेटा लेना है, हमने कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से स्टोर कर रखा है, तो उसके थ्रू हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी जो भी कार्य होता है ये रैम के थ्रू होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम के थ्रू ये बहुत इजी हो जाता है, जो भी डेटा को एक्सेस करना होता है, तो फास्ट रिट्रीवल इसी को बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर की सातवीं विशेषता क्या है। तो सातवीं विशेषता है हमारा क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन से हम क्या समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें कोई डिसीजन लेना है, जैसे कि हमको प्लस करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, तो बहुत ही फास्ट डिसीजन लेगा कैसे करना है। तो ये वो उसके दिए गए हमारे जैसे इंस्ट्रक्शन हमने पहले दे दिया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो जो हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है पहले से ही उसको वो एनालिसिस करके वह एक क्विक डिसीजन ले सकता है कंप्यूटर। तो ये हमारा क्विक डिसीजन हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की जो आठवीं विशेषता है वर्सेटिलिटी, विविधता। तो इससे हम क्या समझते हैं, विविधता क्या है, जैसे कि कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, कोई भी कार्य कराया जा सकता है कंप्यूटर से। तो ये इसमें एक विविधता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई वर्सेटिलिटी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो जो कंप्यूटर की नौवीं विशेषता है रिपीटिशन। रिपीटिशन से हम क्या समझते हैं कि जैसे हमको अगर कोई भी काम करना है, अगर बार बार उसी काम को करते हैं तो बोर हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। आप कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दें, वो उसको बार बार करता रहेगा, रिपीटिशन के साथ करता रहेगा, एक ही कार्य को बार बार पूरे विश्वसनीयता के साथ करेगा और उसी स्पीड के साथ करेगा। जबकि मानव जीवन में ऐसा नहीं है। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो अगर कोई भी बार बार उस कार्य को कराया जाए तो हमारा जो विश्वसनीयता है कम हो जाएगी, स्पीड भी कम हो जाएगी। जबकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, वो इसकी रिपीटिशन बनी रहेगी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। जो कंप्यूटर की 10वीं विशेषता है, यहाँ पे गलत हो गया है, तो जो कंप्यूटर की 10वीं विशेषता है वो होती है एजिलिटी, यानी स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब क्या है कि कंप्यूटर को जैसे कोई भी कार्य दे दिया गया तो बिना थके, बिना रुके, बिना बोरियत के महसूस किए हर बार जो भी कार्य करेगा वो समान क्षमता के साथ कार्य करेगा। उसकी स्पीड कम नहीं होगी, उसका इंटरेस्ट कम नहीं होगा।
जैसे कि हम इंसान क्या करते हैं कि कोई भी कार्य बार बार करते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है, वो सामान्य कार्य क्षमता के साथ करता रहेगा। तो हमारी ये 10वीं विशेषता हो गई। तो कंप्यूटर की जो 11वीं विशेषता है वो होती है सीक्रेसी, यानी गोपनीयता। सीक्रेसी से हम क्या समझते हैं, जैसे कि हमने जैसे पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के कार्य को हम गोपनीय बना देते हैं। पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे गए डेटा या जो भी हम इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही उसको देख सकता है या बदल सकता है। तो ये एक इसकी विशेषता होती है सीक्रेसी। आगे चलते हैं, कंप्यूटर की 12वीं विशेषता देखते हैं। तो ये 12वीं विशेषता होती है यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क, यानी कार्य की एक रूपता। इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे बार बार या लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के गुणवत्ता में यानी क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं देखी जा सकती है, वो उसी क्वालिटी के साथ कार्य करेगा। तो एक यूनिफॉर्मिटी होता है इसके अंदर। तो ये एक इसकी एक विशेषता हो गई। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे कंप्यूटर के। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कंप्यूटर की लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है कंप्यूटर की, तो हम लिमिटेशन को समझते हैं क्या। तो लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में हम देखते हैं, पहली जो लिमिटेशन है हमारी लैक ऑफ कॉमन सेंस, यानी सामान्य बोध की कमी। लैक ऑफ कॉमन सेंस से हम क्या समझ सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर को जानते हैं कि ये कोई भी गलती नहीं करता, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे यूज़र जो उसको इंस्ट्रक्शन देगा वही काम करेगा। तो अगर यूज़र चाहे तो उससे गलत काम भी करा सकता है, उसके अंदर कोई कॉमन सेंस नहीं होता है। कंप्यूटर को हमने जो भी बताया वही उसको मान लेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि जैसे राहुल राहुल एक लड़का है, जैसे मान लीजिए राहुल एक लड़का है, लेकिन हमने अगर चॉइस आता है कि मेल है या फीमेल है, हमने कंप्यूटर में उसको फीमेल फिल कर दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट राहुल को एक लड़की ही मानेगा, फीमेल ही मानेगा। तो इसके अंदर कॉमन सेंस नहीं होता है। ये एक लिमिटेशन है, जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वही मान लेगा, उसको कोई मतलब नहीं है आप गलत दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन या सही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये कॉमन सेंस की कमी होती है इसके अंदर। जो हमारी इसकी दूसरी विशेषता है डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर करता है, यानी कि कंप्यूटर के लिए पावर ज़रूरी होता है, बिना पावर के ये काम ही नहीं करेगा। अगर पावर नहीं है तो बिना पावर के ये कुछ भी नहीं है। तो ये डिपेंडेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी पे। इसका जो तीसरा लिमिटेशन है अपग्रेड एंड अपडेट करना, यानी कि हम इसे अपग्रेड या अपडेट नहीं करेंगे तो ये काम करना सही से काम करना बंद कर देगा। अगर ऐसा नहीं कि करते हैं, अपग्रेड नहीं करते हैं, तो हमारा सिस्टम सही से काम नहीं करता है, तो इसको बार बार अपडेट करना पड़ता है। ये एक लिमिटेशन है इसकी। इसकी चौथी लिमिटेशन है हमारी वायरस थ्रेट, यानी कि वायरस से खतरा। तो वायरस थ्रेट में क्या है कि जैसे कि कंप्यूटर में वायरस कहीं से भी आ सकते हैं, जैसे कि हमने कोई लिंक पे क्लिक किया तो उसके थ्रू वायरस आ सकते हैं, और हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये एक वायरस का खतरा होता है इसके अंदर। तो ये एक लिमिटेशन हो गया। आगे हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम देखेंगे कि जैसे कंप्यूटर एक के बाद एक कैसे बदलता गया, यानी किस जनरेशन में क्या यूज़ किया गया। जैसे कि जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तो कंप्यूटर काफ़ी बड़े हुआ करते थे, और ये कुछ भी कार्य जैसे कि मान लीजिए कैलकुलेशन करना हो वो कर तो पाते थे, लेकिन काफ़ी टाइम लगता था उसके लिए। तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ कंप्यूटर में। हुए कुछ ऐसे बड़े सुधारों के आधार पे ही उसको जनरेशन को डिवाइड किया गया कि किस जनरेशन में क्या हुआ, किस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया, किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया, वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया या क्या यूज़ किया, कौन से जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया, कौन से जनरेशन में आईसी यूज़ किया गया, या जो भी एक हमारा कंप्यूटर है ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं जो हमारा कंप्यूटर की जनरेशन है। पहली जनरेशन जो हमारी थी 1942 से 1955 तक था।
इसका जो एरा था 1942 से 1955 तक था। तो जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी उसमें हमने नहीं, मतलब जो साइंटिस्ट ने कंप्यूटर बनाया तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब जो होते थे काफ़ी बड़े होते थे, हमारे एक रूम जो होता है उसके साइज़ के आकार के होते थे वैक्यूम ट्यूब, और काफ़ी उससे हीट जनरेट होती थी, और उसकी स्पीड भी इसकी वजह से काफ़ी धीमे स्पीड होती थी कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, और जो इसमें स्टोरेज होता था, स्टोरेज जो कैपेसिटी होती थी, एक मैग्नेटिक ड्रम में इसका प्रयोग किया जाता था इसके स्टोरेज के लिए। और इसकी जो मशीनी लैंग्वेज है 01 के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में यूज़ किया जाता था। तो ये आप इसमें तीन चीज़ें ध्यान रखें कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया, जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो मैग्नेटिक ड्रम थी। और इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे कि कौन कौन सी एग्जाम्पल है कंप्यूटर के। तो इसमें ENIAC मार्क 1 और UNIVAC 1, यह हमारे कंप्यूटर है जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि जैसे पूछता है कंपटीटिव एग्जाम में कि ENIAC जो है कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है, मार्क 1 है जो कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है। तो ये सारे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस सेट में। आगे चलते हैं, देखते हैं कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन। तो जो सेकेंड जनरेशन थी हमारी 1955 से लेकर 1964 तक थी। और इसमें जो क्या हुआ, जो बदलाव हुआ, वैक्यूम ट्यूब के रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लाया गया। इसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लाया गया, और इसमें जो मशीनी लैंग्वेज यूज हुई, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई, सॉरी मशीनी लैंग्वेज नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई, इसमें बेसिक हो गया, कोबॉल हो गया, फोर्टन हो गया, ये सारी लैंग्वेज यूज की गई थी। तो इसमें नोट करने वाला जो है, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी बेसिक, कोबॉल और फोर्टन थी। और इसके जो कंप्यूटर थे सेकेंड जनरेशन के, IBM 70 सीरीज, IBM 1400 सीरीज, IBM 1600 सीरीज, हनीवेल 400 से 800 तक सीरीज, और CDC 3600, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सेकेंड जनरेशन के। आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं और इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी। तो ये हमारा हो गया सेकेंड जनरेशन। तो आगे चलते हैं, देखते हैं थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन का जो एरा था 1965 से लेके 74 तक था। और जो थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके ICs का यूज़ किया जाता था। तो IC क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती हैं, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और ये काफ़ी फास्ट हो गया इसके आने से। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि IC का डिस्कवर किसने किया था, IC का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया था JS किल्बी ने। आप इसे नोट कर लीजिए, IC का आविष्कार किसने किया था, JS किल्बी ने। और IC के आने से कंप्यूटर काफ़ी फास्ट हो गया। इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक ही साथ अटैच्ड होते हैं, लगे होते हैं और वर्किंग करते हैं, तो इससे स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है। और इसका आविष्कार किया था JS किल्बी ने। और इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी सेकेंड जनरेशन की तरह। और इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमने बता दिया, इसमें जो कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे, IBM 360 था, ICL 1900, IBM 370 था, और वैक्स 750। ये सारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, आप इसे ज़रूर नोट करिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि थर्ड जनरेशन में IC यूज़ किया, मतलब IC पूछ देगा कि IC किस जनरेशन में यूज़ किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड जनरेशन हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं फोर्थ जनरेशन। तो जो फोर्थ जनरेशन का एरा है ये हमारा 1975 से लेकर टिल नाउ अब तक है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या किया गया, ULSI यूज़ किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके यूज होने से कंप्यूटर की स्पीड और तेज़ हो गई, और कंप्यूटर काफ़ी शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। जहाँ हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, पूरा रूम कंप्यूटर होता था, यहाँ हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करते हैं तो काफ़ी स्मॉल हो गया है।
और इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। तो ये हमारे 4th जनरेशन के हो गया। और 5th जनरेशन में क्या होता था कि जैसे 5th जनरेशन में ये है कि 5th जनरेशन में हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, जैसे कि रोबोट वगैरह देखते हैं, तो ये हमारे 5th जनरेशन में आ जाएंगे। इसका आने वाले टाइम में काफ़ी यूज़ होने वाला है एआई का। तो ये हमारे हो गए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गए। तो आज के लिए इतना ही था। फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप हमसे बने रहिए, पूरा टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।